हेलो गाइस, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं परमुटेशन स्वैप्स। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद अप्रोच, उसके बाद कोड और उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो हम लोगों को क्या है, एक परमुटेशन दिया गया है और ये परमुटेशन जो ऋषभ को पसंद नहीं है तो वो चेंज करना चाहता है बी परमुटेशन। ये परमुटेशन एक एरे है जो कि 1 to n सारा डिफरेंट इंटीजर है। तो हम लोग को जो भी गुड पेयर है जो कि m इंटू टू, जो कि x और y जो भी पेयर होगा ci0 ci1 दिया हुआ है, और हम लोग इस दोनों को स्वैप कर सकते हैं जब ये गुड पेयर हो। गुड पेयर जो कि वो रिलेशन दिया होगा 2D मैट्रिक्स में। और हम लोग को बताना है क्या हम लोग ये ऋषभ ए परमुटेशन को बी में चेंज कर सकता है कि नहीं, कि वो ऑपरेशन कितना बार भी कर सकता है। और कर सकता है तो रिटर्न 1 नहीं तो 0 करना चाहिए। तो चलिए कांस्टेंट देखते हैं। तो कांस्टेंट है n⁻5 तक है, n और m दोनों, और ai bi जो भी है सारा डिस्टिंक्ट है। तो हम लोग को बताना है जे रिटर्न मतलब कर सकता है कि नहीं चेंज, बी में बना सकता है कि नहीं। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए देखते हैं, ठीक। तो इस एग्जांपल के लिए देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 2 4। तो हम लोग को एक रिलेशन दिया है 3 और 4। तो 3 इंडेक्स कौन है? 3 इंडेक्स ये है और 4 इंडेक्स कौन है? ये है। तो ये दोनों आपस में रिलेशन है, तो हम लोग इसी दोनों को चेंज कर सकते हैं, इन लोगों को कर नहीं सकते हैं। तो ये अलग आ गया, ये अलग आ गया और ये अलग आ गया। तो हम लोग इस ये तो दोनों मैच ही कर रहा है तो इसको तो इंटरचेंज कर ही दिए। 3 और 4 को स्वैप करना है, लेकिन 3 और 4 को स्वैप करना है तो 3 और 4 को स्वैप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका 3 और 4 के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो 3 से 4 कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 0 हमको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वैप ही नहीं कर पाएंगे। अब इस केस में देखते हैं। तो 2 और 4 के बीच में रिलेशन है, तो 2 इंडेक्स ये हुआ और 4 इंडेक्स कौन सा हुआ? ये हो गया। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है, और 1 ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये दोनों मिलाकर अलग हो गया। तो 1 से 1 तो ये तो सेम ही है। 3 और 4 है तो 3 4 तो एक ही में है तो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 4 से 4 मिल गया, 2 से 2 मिल गया, 3 से 3 मिल गया। एक मैच कर पा रहा है तो हम लोग को क्या है इस केस में रिटर्न करना पड़ेगा 1, क्योंकि ये परमुटेशन ए को चेंज कर पा रहे हैं बी में। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जैसे ए और बी और सी है, कोई भी 3 नंबर है या 4 नंबर है या 5 नंबर है। अगर n नंबर है तो अगर उसके बीच में जो जितना भी रिलेशन है सारा तो डिफरेंट ही है। अगर n-1 रिलेशन आपस में है तो वो हम लोग किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर में चेंज कर सकते हैं। जैसे ए बी सी है तो किसी 3 नंबर में किसी 2 के बीच में रिलेशन है, ए से बी में, बी से सी में। तो हम लोग किसी नंबर को किसी नंबर से इंटरचेंज कर सकते हैं इस केस में। जैसे ए बी तो आपस में कनेक्टेड है ही, बी सी को आराम से ही इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन है। ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं है, लेकिन ये किसी एक कंपोनेंट में आता है, क्योंकि n एलिमेंट है, n-1 एलिमेंट के बीच में कनेक्शन है। तो चेक करते हैं हम लोग ए को कैसे सी में कन्वर्ट से रिप्लेस करें, स्वैप करें। तो एग्जांपल देखते हैं। तो क्या करते हैं, पहले ए और बी में स्वैप कर देते हैं। ए बी में स्वैप करेंगे तो बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। अब ए और सी में कर देते हैं, तो ए और सी में करेंगे तो क्या होगा, सी यहाँ चला गया, ए यहाँ चला गया, और सी बी और सी को रिलेशन में फिर से सेव कर देते हैं, तो बी यहाँ का यहाँ चला गया। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या किए, ए था, ए सी को रिप्लेस करना था, जो कि हम लोग सी को यहाँ रख दिए, ए को यहाँ रख दिए, अब बी वहाँ का वहाँ फिर से रख दिए। तो अगर n एलिमेंट है, अगर n एलिमेंट है और n-1 उसके बीच में एज है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से कोई भी नंबर दूसरे नंबर से स्वैप कर सकता है। तो हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन था। तो हम लोग ये ऑब्जर्वेशन से कुछ आगे कैसे प्रोसीड करें, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसी बीच के एग्जाम्पल था, तो ये 1 था, ये 3 था, और 3 4 के बीच में रिलेशन था। तो इस दोनों के बीच में 3 और 4 इंडेक्स के बीच में रिलेशन था, 3 4 के बीच में रिलेशन है, ठीक। तो हम लोग इसी कंपोनेंट वाला को चेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं किसी भी 2 एलिमेंट को। इसको नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 का 1 ही था, 3 और 4 इसका कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सेम कंपोनेंट में ये 3 और 4 आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अलग-अलग कंपोनेंट में जितना भी रिलेशन होगा, यहाँ से जो भी रिलेशन आएगा, यहाँ से जो भी रिलेशन आएगा, अलग-अलग कंपोनेंट में ऐसे ही बाँट देंगे,
और बांटने के बाद हम लोग चेक करेंगे ये जितना भी रिलेशन है वो सारा एक ही कंपोनेंट में आ रहा है कि नहीं। जैसे इस केस के लिए देखते हैं, इस केस के लिए देखेंगे तो ये 1 तो अलग हो गया और 2 और 4 के बीच में रिलेशन है, तो 2 पे 3 था अब 4 पे 4 था, तो 3 4 एक कंपोनेंट में आ गया और 2 अलग आ गया, 2 के साथ किसी रिलेशन नहीं था। तो अब हम लोग चेक कर देंगे क्या 1 1 सेम ग्रुप में आ रहा है, तो हाँ 1 1 तो एक सेम ही एलिमेंट है। 3 4 सेम ग्रुप में आ रहा है, हाँ 3 और 4 सेम ग्रुप में आ रहा है। 2 2 सेम ग्रुप में आ रहा है, हाँ 2 2 तो इसी में आएगा। और 4 3 सेम ग्रुप में आ रहा है, 4 3 सेम ग्रुप में आ रहा है। तो हम लोग को सिर्फ ग्रुपिंग करना है, तो कंपोनेंट जो जिसके साथ रिलेशन बना रहा है उसको मतलब कि जितना भी कनेक्टेड कंपोनेंट है उसको अलग अलग कर देना है और हम लोग को चेक करना है लास्ट में ये दोनों सेम कंपोनेंट में है कि नहीं। तो दोनों सेम कंपोनेंट में है कि नहीं इसको चेक कैसे करें। तो एक डिसजॉइंट सेट जो कि काफ़ी फेमस स्टैंडर्ड टेक्निक है जो ग्रुपिंग करने का। तो इसमें 2 फंक्शन होता है। ये डिसजॉइंट सेट काफ़ी फेमस है, आप कहीं से सीख भी सकते हैं। तो इसमें 2 फंक्शन होता है, एक यूनियन होता है, एक पैरेंट फाइंड पैरेंट होता है। तो यूनियन क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है। जैसे ये 3 4 ए बी सी डी ई एफ जितना भी रिलेशन होगा ना, ये जितना भी रिलेशन होगा ये सारे रिलेशन को यूनियन कर देंगे। यूनियन करने से क्या होगा, ये सारा रिलेशन को डालते जाएंगे और यूनियन क्या करता है वो सबको कंपोनेंट में बांटता रहता है। जैसे बहुत सारा कंपोनेंट है, तो जो रिलेशन एक कंपोनेंट में होगा उसको एक साथ रख के अलग अलग कर देगा। ठीक, तो ये यूनियन फंक्शन वो करता है, ग्रुपिंग कर देता है। और फाइंड फंक्शन क्या करता है, फाइंड फंक्शन पेरेंट पता करता है। जैसे कोई भी 2 एलिमेंट है, तो मानिए फाइंड फंक्शन फाइंड ए है, फाइंड बी है, ठीक। तो मानिए यहाँ पे ए 2 हो गया और बी 4 हो गया, तो 2 का फाइंड पेरेंट क्या करेगा, इसका पेरेंट पता कर लेगा कौन है और इसका भी पेरेंट 4 का पता कर लेगा और दोनों का पेरेंट सेम मैच कर देता है। इसका मतलब ये दोनों एक ही कंपोनेंट में। ये डिसजॉइंट सेट आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोड पे चलते हैं। तो कोड में क्या है, तो हम लोग को क्या है, सॉल्व फंक्शन दिया गया था, ए बी और सी था, तो ए को सी में कन्वर्ट करना था। तो सबसे पहले क्या किए, साइज ले लिए हैं, ठीक। डिसजॉइंट सेट को डिसजॉइंट सेट के लिए एक पेरेंट वेक्टर ले लिए हैं और रैंक ले लिए हैं। रैंक इसलिए लिए हैं ताकि ऑप्टिमाइज कर सके क्वेरी को। तो अगर नहीं जानते तो आप लोग सीख सकते हैं जो कि डिसजॉइंट सेट है। तो अगर आप जानते हैं तो क्या किए हैं, जितना भी वो रिलेशन था, तो रिलेशन का वो तो इंडेक्स दिया था, तो इंडेक्स वो 1 बेस इंडेक्स था, तो 1 माइनस कर दिए, 0 बेस इंडेक्स में आ गया। और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू था, क्योंकि वैल्यू के बीच में रिलेशन पता लगाना था, तो वैल्यू एक्स और वाई से निकाल लिए और जितना भी इंडेक्स था इस रिलेशन में उस सारा को यूनियन कर दिए, ठीक। यूनियन में क्या होगा, अलग अलग कंपोनेंट में जो जिस कंपोनेंट में होगा उसमें डाल दिया, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सारा इंडेक्स पे जाते हैं और ए का पेरेंट पता करते हैं, ए आई का, और बी आई का पेरेंट पता करते हैं। और दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम लोग ए आई को बी आई में चेंज कर ही नहीं सकते हैं, तो उस केस में हम लोग को डायरेक्ट रिटर्न 0 करना पड़ेगा। अगर ये सारा नंबर को चेंज कर पा रहे हैं तो लास्ट में रिटर्न 1, क्योंकि हम लोग ए को बी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे यूनियन और फाइंड फंक्शन भी देख सकते हैं। फाइंड है जो कि पेरेंट पता करने के लिए, और यूनियन है ऑब्वियस है दोनों को इस कंपोनेंट में रखने के लिए जो जिस कंपोनेंट में होगा। ये आप कहीं से भी सीख सकते हैं। बहुत सारा आर्टिकल यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो भी बहुत सारा मिल जाएगा। हो सके तो फ्यूचर में हम वीडियो भी डाल दें, तो कहीं डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कोड तो डिस्कस कर ही लिए, ठीक। अब चलिए तो आप लोग बताइए यहाँ पे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो। तो आप लोग सोच सकते हैं, ठीक। आप लोग सोचिए, फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी स्पेस ले रहे हैं, एक पेरेंट एरे बना रहे हैं जो कि n साइज है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ही ऑर्डर ऑफ n ही हुआ है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो ले ही नहीं रहे हैं, ठीक। और जो भी स्टैक रिकर्सन जाएगा जो कि फाइंड पेरेंट में, वो स्टैक मेमोरी जो कि लेगा वो लॉगरिथमिक होगा। तो हम लोग को ऑर्डर ऑफ n हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक।
अब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका देख लेते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ जो कि m था, m भी n के बराबर ही था क्योंकि मैक्सिमम 10 पावर 5 था, तो m और n को सेम भी मान सकते हैं। तो n ही मानते हैं, तो m क्या कितना हुआ m टाइम्स और यूनियन का कितना कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो यूनियन हम लोग रैंक के साथ भी किए हैं और इसको खुद को भी ऑप्टिमाइज़ किए हैं। तो एमोर्टाइज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो 1 ही होता है, लेकिन वर्स्ट केस मान के चलते हैं तो log n लगता है यूनियन में। तो यूनियन में log n लगेगा तो क्या हो गया, m log n हो गया इधर, ठीक? फिर से n टाइम्स इसको चला रहे हैं और फाइंड फंक्शन भी ऑर्डर ऑफ log n होता है। तो कितना हो गया, n log n प्लस m log n। तो n और m दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 10 पावर 5 तक है, तो हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल n log n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से देख सकते हैं n log n प्लस m log n, जो कि n log n के बराबर ही होगा। तो ऑब्वियस बात है, आप लोग गेस कर लिए होंगे कौन सा आंसर होगा। तो आंसर ऑब्वियस है बी है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू log n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गया, जो कि यहीं पे है। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।